हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। देखिए, इसमें हम लोगों ने अभी तक 67वीं 68वीं और 69वीं का जो है क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने और उसमें आप लोग आराम से सिलसिलेवार देख सकते हैं। आप अपनी जो तैयारी चल रही है उसको एक नया आयाम दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या डेप्थ है, क्या क्वेश्चन का सिनेरियो रहा है, कैसे कैसे चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी हमारी होनी चाहिए प्री के लिए। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए 70वीं का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है। सिंपल सी बात बतानी है आपको कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इजिप्शियन, ठीक है, दूसरा कह रहा है मेसोपोटामिया और तीसरा चाइनीज और चौथा जो है वो सिंधु घाटी। तो आप बताइए। तो अब तक के जो जानकारी के अनुसार जो सबसे पुराना सभ्यता माना गया है वो माना गया है मेसोपोटामिया, यानी इराक का जो सभ्यता है, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया इराक यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, विशेषकर सुमेरियन सभ्यता जिसको कहते हैं, तो वो दुनिया की सबसे पहली और पुरानी मानव सभ्यता मानी जाती है। इसकी शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास इराक में दजला और फरात नदियों के किनारे हुई थी। सिंधु घाटी और मिस्र की जो सभ्यताएं हैं इसके बाद विकसित हुई थी। ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो तरल है, यानी कि लिक्विड है ए और बी, उसको मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, यही पूछ रहा है, सिंपल सा बात। आदर्श मतलब आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला कह रहा है कि मिश्रण की तापीय धारिता जो है शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की तापीय धारिता शून्य होनी चाहिए, मिश्रण की एंट्रोपी शून्य होनी चाहिए दूसरा, तीसरा कह रहा है मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य होनी चाहिए और चौथा तो कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखेंगे, बताइए आप आंसर। तो आंसर है डी। जब दो लिक्विड तरल को मिलाकर एक आदर्श सॉल्यूशन बनाया जाता है तो कुछ खास नियम होते हैं जिसको लागू होना जरूरी होता है। तो मिश्रण की तापीय धारिता में परिवर्तन शून्य होना चाहिए, न कि गर्मी निकले और न सोखे। यहाँ ऑप्शन में तापीय धारिता शून्य लिखा है, परिवर्तन शून्य नहीं लिखा है। ठीक, तो ये जो है गलत हो जाएगा, समझ गए। अगर परिवर्तन शून्य लिखा होता तो फिर ये सही होता। ठीक है, दो चीजों को मिलाने पर फैलाव, जैसे दो भी लिक्विड को मिलाएंगे तो उसमें फैलाव होगा, उसकी अवस्था जो है चेंज होगी। ठीक है, हमेशा बढ़ेगी, इसलिए वह शून्य नहीं हो सकती है, समझ गए। तो ये भी गलत। एंट्रोपी का मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि क्योंकि यह प्रक्रिया अपने आप में होती है इसलिए मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होना चाहिए, न कि शून्य होना चाहिए। तो तीसरा भी गलत, इसलिए डी विकल्प जो है वो सही है। ठीक, तो निम्नलिखित अगला संख्या है, निम्नलिखित श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें से बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होना चाहिए, आप बताइए। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है। इसको बनाने में थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा और अगर आप सही से रीजनिंग करते हैं, आपको पता है तो आसानी से हो जाएगा और नहीं तो मुश्किल होगी। ठीक है, आप देखेंगे 70वीं में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन तो उतने नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताता हूं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए 117 लिखा हुआ, ठीक है, उसके बाद 98 लिखा हुआ है, उसके बाद 80 लिखा हुआ है, ठीक, फिर 64 लिखा हुआ है, बीच में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फिर 42 लिखा हुआ है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो ये कितना माइनस हो रहा है, 19 माइनस, फिर इसके बीच क्या हो रहा है, 18 माइनस, यानी इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, -1 की। ठीक है, अब इनके बीच कितना घट रहा है, 16, तो इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, -2। ठीक, अब यहां से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, 13 होना चाहिए। देखिए 1 2 और 3, 13 होना चाहिए यहाँ पे, -3 है ना। तो फिर कितना आएगा, अगर 13 घटा देंगे 64 में तो ये जो होगा ये 51 होगा। ठीक, और वहीं अगर इसके बीच देखते हैं तो कितना होगा, यहां से 3 है तो यहां से 4 होना चाहिए, -4, तो 13 में से 4 गया 9, 9 के बीच की दूरी है तो 42 आ रहा है। ठीक होगा, तो इस तरह ये जो है आंसर होगा क्या, ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो बताइए कौन थे? जी, बी राय बहादुर सतीश चंद्र थे पहले सभापति। ठीक है, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जब बिहार में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बाद नए सिरे से गठन हुआ तो राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा को 22 जुलाई 1937 को इसका पहला निर्वाचित सभापति चेयरमैन चुना गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भैया छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है? बता दीजिए। जैसे पठार है वहां से कर्क रेखा गुजर रही है तो उसको एक नदी जो है घूमते हुए काट रही है 2 बार। ठीक है, बस इतनी सी बात पूछा, आप बताइए कौन सा? जी बिल्कुल, सी स्वर्ण रेखा दामोदर। ठीक, कर्क रेखा झारखंड रांची के पास से छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी और दामोदर नदी अपनी घुमावदार चाल यानी मैडरिंग के कारण कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन से सबसे अधिक लाभ हुआ है? किस क्षेत्र को हुआ था बताइए? जी सेवाएं, सर्विसेज। ठीक है, तो 1991 के बाद जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया, वैश्वीकरण हो गया, तो भारत के सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, सॉफ्टवेयर, बीपीओ, कॉल सेंटर, ठीक है, बैंकिंग, टेलीकॉम में बहुत भारी उछाल आया। आज भारत पूरी दुनिया को सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए इसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और जानते हैं कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब टीके वैक्सीन के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है। पहले भी बता चुके हैं, वो कोरोना काल वाला बात हुआ था। तो ठीक है, तो बताइए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? केवल टी कोशिकाओं द्वारा या बी टी दोनों कोशिकाओं द्वारा, केवल बी कोशिकाओं द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि बी सेल जो होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। ठीक, तो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 2 मुख्य सिपाही बी सेल्स और टी सेल्स जो है, जब वैक्सीन के जरिए शरीर में कोई कमजोर वायरस एंटीजन डाला जाता है तो शरीर में एंटीबॉडी बनाने की फैक्ट्री का काम सिर्फ बी कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, टी कोशिकाएं जो है सीधे संक्रमित सेल को मारती हैं या बी सेल्स की मदद करती हैं, लेकिन एंटीबॉडी खुद नहीं बनाती है। ठीक है, टी सेल, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 8 नंबर कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? परामर्शी क्षेत्राधिकार, संवैधानिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सही आंसर है इसका सी, प्रारंभिक ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है ऐसा मामला जो किसी निचली अदालत जैसे हाई कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि उसकी शुरुआत जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट से होगी। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई बेहद गंभीर होती है, इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में रखा गया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है कि किसी अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा, डैश हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और डैश यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। बताइए क्या है डैश डैश? तो द इंडियन मिरर ने लिखा था कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, लिख लीजिएगा कब हुआ था, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता, तो 1885 में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, जब भारत के राष्ट्रवादी अखबार द इंडियन मिरर, ठीक है, ने इसकी तारीफ करते हुए यह टिप्पणी लिखी थी कि यह संगठन जो है, जो मतलब अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये आगे चलकर देश की संसद का मुख्य केंद्र बनेगा और देश का भला करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, और 10वां क्वेश्चन भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल से बता दीजिए। तो पहले छोटे छोटे देख लीजिए ट्रायंगल, 1 2 ऐसा करके देखते हैं ना। ये 1 2 3 4 5, ठीक,
और इन दोनों को मिलाएंगे, ये वाला रेखा तो 6, फिर ये ऊपर ये 7, ये 8, और फिर बताइए, ये तो बड़ा वाला जो है वो 9 हो ही जाएगा, और एक और है, एक और कोई ये वाला 9, 10 हो जाएगा। 10 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो छोटे जो सिंगल त्रिभुज हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बड़े मुख्य जो त्रिभुज है उसके अंदर बहुत सारी लाइनें हैं, छोटे छोटे मिला के जो है इसमें 4 छोटे त्रिभुज हैं, और 2 हिस्सों को मिलाकर अगर 2 छोटे त्रिभुज का आपस में मिला दे तो 3 नए मध्यम आकार के त्रिभुज हैं, और 3 हिस्सों को अगर मिला दिया जाए तो 2 और त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, तो 3 4 7 2 9 और एक जो है बड़ा सा त्रिभुज है, तो 10 त्रिभुज है। ठीक, और सही से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ मिलती है। तो सिंपल सा, मध्य प्रदेश के साथ ना आंध्र प्रदेश मिलता है ना महाराष्ट्र शायद थोड़ा सा मिलता है, आंध्र प्रदेश भी थोड़ा सा, लेकिन उतना लंबा नहीं। राजस्थान भी मिलता है लेकिन थोड़ा उतना नहीं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे ज्यादा मिलती है। ठीक है, और ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से मिलती है, इनमें सबसे लंबी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश करीब 13 जिलों को छूती है। ठीक है, कुछ लोग क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन सीमा की लंबाई अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह इतना बार पूछा गया, हर एग्जाम बीपीएससी का एग्जाम, चंपारण तो ऐसे समझिए कि फेवरेट है इसका, कोई ना कोई यही क्वेश्चन कि किसके नेतृत्व में हुआ, किसके नेतृत्व, सबको पता है किसके नेतृत्व में हुआ, बताने की बात ही नहीं है। एक क्वेश्चन का आप एक यानी नंबर आपको तो आराम से मिल जाता है महात्मा गांधी के ऊपर। ठीक है, तो महात्मा गांधी या चंपारण सत्याग्रह को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो लोग नए लोग हैं, बाकी पुराने लोगों को तो ऐसे ऐसे नींद में ही उठा के पूछेंगे कि भाई चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताओ तो बता देंगे। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। और बिहार के चंपारण में जो है किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। 3 कठिया प्रणाली इसको कहते हैं। राजकुमार शुक्ल जो किसानों के नेता थे, उनके बुलावे पर महात्मा गांधी जो 1917 में चंपारण आए, उन्होंने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चंपारण से ही किया। ठीक, सिविल डिसओबीडियंस कहते हैं इसको। बाकी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, बता दीजिए जल्दी से। तो बिहार दिया गया है, तो बिहार ही मत समझिए, झारखंड को भी ले रहे हैं उसमें। ठीक है जी, तो आंसर क्या होना चाहिए। वैसे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो ना तो त्रिपुरा है ना मिजोरम है, तो जो इसका सही आंसर है वो तो इनमें से कोई भी लगता नहीं है, लेकिन बिहार को आप ले सकते हैं। बिहार का जो थोड़ा हिस्सा है, बीपीएससी जो है पुराने टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, और पुराने टाइम के हिसाब से ही छाप दिया है यहाँ पे क्वेश्चन को, मतलब सीधे सीधे उठाया है, कोई दिमाग नहीं लगाया है। वहां कहीं कोई पुराना क्वेश्चन बुकलेट उठाया होगा, वहां से सीधे ये क्वेश्चन यहाँ पे चिपका दिया है, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन चिपका दिया है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड होना चाहिए डी ऑप्शन में, लेकिन इसने बिहार चिपका दिया है। ठीक है, डी जो है वो सही आंसर है इसका, क्योंकि झारखंड होना चाहिए लेकिन बिहार है। तो देख लीजिए बीपीएससी में लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। बिहार का ये हालत है, क्या बोला जाए यार कसम से। लेकिन चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। 2024 के भारत रत्न पाने वाले इनमें से कौन है, बता दीजिए। तो MS स्वामीनाथन है वो, सी जो है वो आंसर है हमारा। तो साल 2024 में भारत सरकार ने 5 महान हस्तियों को भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, देने की घोषणा की थी। उनमें भारत में हरित क्रांति के जनक, जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको कहते हैं, वो कृषि वैज्ञानिक थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक, और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को 2019 में और CN राव को 2014 में मिला था। ठीक है, भारत रत्न पूछा है 2024 में, तो 2024 में MS स्वामीनाथन।
ठीक, सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक्सरे का एक गुण यह है कि उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है। बताइए, केवल चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र के साथ, केवल विद्युत क्षेत्र से? तो बात ऐसी है कि डी आंसर है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो एक्सरे असल में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और प्रकाश के कण यानी फोटॉन्स हैं। इन पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होती है। चूंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इन्हें न तो बिजली का क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, न ही चुंबक का क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ खींच सकता है, या इनका रास्ता बदल सकता है यानी विक्षेपित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाती है, इसको विक्षेपित नहीं किया जा सकता, इसलिए डी सही आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का अर्थ है, क्या अर्थ है? सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, कोयले से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से। बस कोयला को छोड़ दीजिए, और क्या है ना, सिर्फ कोयला को छोड़ेंगे क्या और भी कोई छोड़ा जा सकता है? थर्मल प्लांट को भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 3 नहीं है, डी आंसर है इसका, 1 और 4। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा या बिजली जो कभी खत्म नहीं होगी और जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है, जैसे सूरज की धूप यानी हवा। ठीक है, या और हवा। यहाँ सौर ऊर्जा में पवन ऊर्जा है, ठीक, इस कैटेगरी में। ठीक, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है इस कैटेगरी में। ठीक, जबकि कोयला और थर्मल प्लांट जो है वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, इनसे प्रदूषण भी होता है, इसलिए ये इस कैटेगरी में नहीं आते। समझ गए? चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधान मंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। बताइए। जी बिल्कुल सही, सही आंसर है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही हुआ। तो पहले जो है बिहार के विधानमंडल में सिर्फ एक ही सदन होता था, जिसको ब्रिटिश काल में ही होता था। ठीक है, लेकिन इसको ब्रिटिश काल में ही, ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है बिहार में 2 सदन बना दिए गए, एक बिहार विधानसभा लोअर हाउस और दूसरी बिहार विधान परिषद अपर हाउस। ठीक है, ये व्यवस्था 1937 से लागू हुई थी। समझ गए? चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? जी, ब्राजील पर्वत। ठीक है, बी इसका आंसर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंडीज होगा, सबसे बड़ा है तो वही पुराना होगा, लेकिन एंडीज एक नया मोरदार पर्वत है, यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं इसको। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पुराना हिस्सा वहाँ के पठार और शील्ड हैं, हर जगह का होता है, जिनमें ब्राजील के पठारी पर्वत जो है, ब्राजीलियन शील्ड कहते हैं इसको, हाईलैंड्स, तो उसको भूवैज्ञानिक रूप से सबसे प्राचीन और मजबूत चट्टानों में माना जाएगा। ठीक, चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन के लिए आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? बता दीजिए। पूछा है राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में राज्य विधान परिषद की समाप्ति के लिए। सही उत्तर बताना है। सही उत्तर है 1 2 3। ठीक, यानी कि बी। तो भारत के संविधान में कुछ नियम ऐसे हैं जो पूरे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। इन्हें बदलने के लिए संसद के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है। ठीक, राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों की सीटें होती हैं, ठीक, तो वो फिर चुनाव करते हैं। दूसरा, 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है, इसलिए राज्यों का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। तीसरा, ये तीनों पूरे देश से जुड़े हैं, इसीलिए इसमें राज्यों की मंजूरी होती है। ठीक, 7वीं अनुसूची किसी सूची में, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक, ये भी जो है राज्यों का ही विषय है, राज्यों से ही जाते हैं लोग, तो इसलिए इन तीनों में जरूरत पड़ती है आधे से आधे
राज्यों का, ठीक है। बाकी चौथा जो है राज्य विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए सिर्फ राज्य अपने तरफ से ही कर सकता है, सेंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। संसद के साथ साथ पूछ रहा है ना, तो संसद की जरूरत नहीं है उसमें, ये राज्य की ही संसद देख लेगी, वहीं की विधानसभा देख लेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। पूछ रहा है नहीं किया गया था, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, हड़प नीति डलहौजी की थी। तो बताइए, ऑप्शन में है संबलपुर, सतारा, जयपुर, नागपुर। देखिए जयपुर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, लेकिन जयपुर लिखा हुआ है। बाकी संबलपुर, सतारा और नागपुर तीनों को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसके तहत हड़प लिया गया था, ठीक है। सिर्फ जयपुर जो लिखा हुआ है वही ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति, जिसके तहत अगर किसी राजा का खुद का बेटा नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेज छीन लेते थे, ठीक है। तो उसमें पहला था सतारा 1848 में छीन लिया, और संबलपुर 1849 में, जैतपुर 1849 और नागपुर को 1854 में, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आसान भाषा में कहे तो इस प्रश्न में जो मैंने बताया आपको कि जयपुर ही एक अलग है, जबकि नीति के तहत जैतपुर को हड़पा गया था, जयपुर को नहीं, ठीक है। तो जयपुर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बताइए, जिले में पूछा गया जी, रोहतास में होता है, ठीक है। ए इसका सही आंसर है। बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है रोहतास जिला। कृषि के मामले में बहुत आगे है, यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है, नहरों का जाल है यहाँ पे, इसी के कारण, ठीक है, धान गेहूं सबकी उत्पादन जो है यहाँ पे अच्छी होती है, पूरे बिहार में सबसे अधिक होती है। इसे बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है मैदान में खेले जाने वाले कौन से खेल दुनिया में सर्वाधिक सबसे इनमें से, ठीक है। तो बताइए, मैदान में क्या कि खेल पूछते तो भी बता देते, ऑप्शन तो यही रहता, ठीक है। तो वो है फुटबॉल, ठीक। सोसर पूरे दुनिया में खेला जाता है, और असल में फुटबॉल का ही दूसरा नाम सोसर है, ठीक है, सोसर। दुनिया के लगभग हर देश में फुटबॉल खेला जाता है, अपने इंडिया में भी खेला जाता है, बंगाल में सबसे ज़्यादा खेला जाता है और देखा भी जाता है। तो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान इसकी दीवानगी साफ दिखती है, अगर आप कभी देखें फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे। और जो सबसे ज़्यादा अमीर खिलाड़ी है वो भी फुटबॉलर ही है, ठीक है। तो दर्शकों और खेलने वालों की संख्या बहुत होती है, दुनिया का नंबर 1 खेल है, इसको खेल कहा जाता है, ठीक है। तो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसके द्वारा, तो किनके द्वारा प्रकाशित की गई थी बताइए। तो ये किया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के द्वारा। बता दीजिए, अभी आप लोग आंसर बता दीजिए, कमेंट में बताइए कौन जी। डी दादा भाई नौरोजी, सॉरी। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, और उन्होंने इस किताब में पहली बार बताया था दुनिया को कि कैसे अंग्रेज जो है भारत का पैसा और धन जो है लूट कर अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे हैं। इसी सिद्धांत को धन निकासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है, समझ गए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो पहला स्टेटमेंट कहता है 1800 ईस्वी में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, या बी कहता है 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, सी कहता है 1802 ईस्वी में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए की गई थी, या डी कहता है 1802 ईस्वी में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए की गई थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट बी बहुत ही सही है, सटीक है। 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने 10 जुलाई 1800, क्योंकि उनको यहीं पे सर्विस देना था ना, तो
तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटेन से भारत आने वाले नए ब्रिटिश जो सिविल अधिकारी थे, IAS स्तर के अधिकारी जो थे, उनको स्थानीय भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, फारसी, यहाँ के नियम कायदे सिखाना था ताकि वे भारत पर अच्छे से राज और प्रशासन चला सकें। समझ गए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है, बता दीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये। तो सामरी भी नहीं, पाली भी नहीं, संस्कृत भी नहीं, तो कौन सी थी जी, ब्राही थी। ठीक, तो सम्राट अशोक ने अपने संदेशों और नियमों को पत्थरों व स्तंभों यानी पिलर्स पर खुदवाया था। भारत में पाए जाने वाले उनके ज्यादातर स्तंभ जो हैं वो ब्राह्मी लिपि कहते हैं इसको। ठीक है, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट का एक इस्तेमाल किया था और उनकी भाषा जो है मुख्य रूप से प्राकृत थी, लेकिन लिखने का तरीका जो है वो ब्राह्मी लिपि थी, जिसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजेनेशन के लिए उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक कैटालिस्ट है क्या, कौन है इनमें से बताइए जी। निकेल है, निकेल। निकेल का बताइए क्या होगा रासायनिक सिंबल जी, ए है। ठीक, ए इसका सही आंसर है। लिक्विड तेल जैसे कि रिफाइंड ऑयल जो होता है या सॉलिड घी जैसे डालडा या वनस्पति घी में बदलने की जो वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है उसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए एक हेल्पर यानी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ती है जिसको निकेल कहते हैं। ठीक, इस धातु के पाउडर का इस्तेमाल होता है और फिर उनको तेल से घी या डालडे में बदल दिया जाता है। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन है 27 नंबर और कहता है कि ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से। पहले भी हम लोगों ने शायद पढ़ा है इसको जी। सी है इसका सही आंसर, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक। भारत में अलग अलग चीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रांतियों के नाम रखे गए हैं। भूरी या धूसर क्रांति, ग्रे क्रांति का संबंध रासायनिक खादों यानी उर्वरक, फर्टिलाइजर्स के उत्पादन को बढ़ाने से है। तिलहन के लिए पीली क्रांति हुई थी, आलू के लिए गोल क्रांति और मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति हुई थी। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं और अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। ये नहीं बता पाए तो फिर क्या ही बता पाइएगा, फिर तो दिक्कत है, पॉलिटी भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी जी। बी इसका सही आंसर है 352। जब देश पर कोई बाहरी युद्ध शस्त्र विद्रोह का खतरा होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अनुच्छेद 356 जो है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल के लिए होता है। समझ गए। तो आपातकाल पूछा गया है, मुख्य आपातकाल पूछा गया है, तो इसलिए 352 जो है वो सही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले और ऑर्डर की स्थापना बिहार में हुई थी। किस सिलसिले की जो है ना स्थापना बिहार में हुई थी, तो इसमें से फिरदौसिया जो है वो बिहार में हुई थी। ठीक है, तो सी इसका जो है सही आंसर है। सूफी संतों के अलग अलग ग्रुप, जब आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सूफी संतों के अलग अलग ग्रुप या संप्रदाय होते थे जिन्हें सिलसिला कहा जाता था। फिरदौसिया सिलसिला बिहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ और यही फला फूला। इसके सबसे प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे जिनकी मजार बिहार शरीफ मनेर में है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। G7 के सदस्यों का नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, जिसका भी अभी चल रहा है। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो है उसको आपको पता होना चाहिए कि कितने सदस्य हैं, कौन आया था, किसने क्या बोला, थोड़ा सा डीप नॉलेज लीजिए। ठीक है, अभी ब्रिक्स में गए थे प्रधानमंत्री, तो फिर क्या हुआ, ठीक, अभी किस किस दौरे पे गए, वहां पे क्या मतलब असल में क्या हुआ, वहां के प्रधानमंत्री, वहां का लोकेशन क्या है, वहां का राजधानी क्या है, सब मतलब पता होना चाहिए आपको। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ देंगे, बिहार दरोगा में पूछ देगा आपको। ठीक है, चलिए तो 30 नंबर क्वेश्चन अब बताइए आंसर। पूछा है नहीं है, इनमें से कौन नहीं है, तो रशिया नहीं है। ठीक है, G7 पहले था, ग्रुप 8 कहते थे इसको, लेकिन बाद में हट गया। ठीक है,
तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ग्रुप है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, कनाडा है शामिल है। रूस पहले इसका हिस्सा हुआ करता था, तब इसे G8 कहा जाता था, लेकिन 2014 में जो यूक्रेन क्रीमिया इलाके पर कब्जा करने के बाद इसे ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, चलिए 31वीं क्वेश्चन कहती है कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण अंधेरी अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थल होता है कहाँ? तो स्ट्रोमा में होता है, ग्रेनम में होता है, ग्रेना लैमेला में होता है। बताइए कहाँ होता है? जी बिल्कुल, ए स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसको हिंदी में कहते हैं होता है। वे धूप की मदद से खाना बनाते हैं। यह काम 2 हिस्सों में होता है। पहले तो लाइट रिएक्शन होता है, ठीक, यह धूप की मौजूदगी में ग्रेनम में होता है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेनम में होता है। और डार्क रिएक्शन जो होता है इसके लिए सीधी धूप की जरूरत नहीं होती और यह क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड वाले हिस्से यानी स्ट्रोमा में होता है। पहले भी बताया था, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें लिक्विड घुस जाता है। समझ गए? समझ गए होंगे। जब पानी जड़ से ऊपर खींचता है ना, तो इसी स्ट्रोमा के कारण खींचता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा रीजनिंग टाइप है। कहता है कि राज एक बिंदु x से चलता है और y की तरफ 80 मीटर तक जाता है, सीधी दूरी तय कर लेता है। वो दाएं मुड़ता है, फिर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर ही 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? बताइए। चलिए मान लेते हैं कि ये राज है, ठीक, तो ये x बिंदु है, ठीक, y की तरफ 80 मीटर जाता है। मैं समझता हूं इधर 80 मीटर गया वो, ठीक है, ये y है पॉइंट, इतना मान लेते हैं, ठीक, कहीं से भी मानिएगा तो इसी तरह होगा। उसके बाद वो वहां से सीधी दूरी तय करता है, 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है, सीधा सीधा 80 मीटर गया ये, ठीक, और यहां से फिर दाएं मुड़ता है और ये 50 मीटर है, ठीक है, फिर यहां से दाएं मुड़ता है 70 मीटर चलता है। तो 70 मीटर थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा इससे, ठीक है, 80 मीटर से 70 मीटर है। फिर अब क्या हो गया, देखिए इधर यहां से यहां तक की दूरी 50 मीटर है और ये 10 मीटर, ठीक है, समझ गए? चलिए फिर क्या कहता है कि फिर से दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है अंत में। तो अब यहां से इसका दाएं इधर होगा, 50 मीटर चलेगा यहां, ठीक है। अब x से कितनी दूरी रहेगी? 10 मीटर सिर्फ, समझ गए? तो B इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। 10 मीटर समझा दिया आपको, बाकी कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? बताइए। देवगढ़ का मंदिर, इलाका गढ़वा मंदिर, मंदिर की बात पूछी जा रही है, समझ रहे हैं? तो गुप्त काल, आप ऐसे हो सकता है राष्ट्रकूट कला भी आप सोच सकते हैं, मौर्य कला को तो छांट ही दीजिए, गुप्त या राष्ट्रकूट, लेकिन गुप्त काल का है ये, ठीक है, सी। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर और गढ़वा की जो मूर्तियां हैं भारत के इतिहास के स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल की है। इस समय मूर्ति कला और मंदिरों के निर्माण की जो नागर शैली थी, ठीक, उसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें भगवान की शांत और सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? जी लीची, लीची सबसे ज्यादा बिहार में होती है, समझ गए? तो पूरे भारत में जितनी भी लीची उगाई जाती है उसका लगभग 70 से 71% जो है अकेले बिहार में पैदा होता है। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो है अपनी शाही लीची के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे भारत सरकार की तरफ से GI टैग भी मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? 25 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये एग्जाम हो रहा है, और 23 की बात फिर पूछी जा रही है।
देख रहे हैं भांग खा के बैठे हैं सर। 1 साल का आदमी पढ़ेगा आप करंट अफेयर्स की, क्या है यार, मतलब जो लोग सही शुरू से सही से तैयारी कर रहे ना फिर वही लोग इन 2 क्वेश्चन को 35 और 39 को निपटा पाएंगे, समझ रहे हैं। खैर चलिए, तो किस शहर में आयोजित हुई थी बताइए। नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है, तो इसका बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है। क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम होता है, ठीक, समझ गए। यानी पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी वह स्पीड है जिससे अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वह उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष में चली जाएगी। चांद बहुत छोटा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, इस वजह से वहां का पलायन वेग बहुत कम होता है। गैस के अणुओं की अपनी जो रफ्तार होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक, वह चांद के पलायन वेग से ज्यादा होती है। इसी का नतीजा है कि गैसें जो है वो चांद की सतह पर रुकी ही नहीं, वहां पे रुक ही नहीं पाती है और अंतरिक्ष में उड़ जाती है। हवा भी क्या है, गैस है, उसमें गैस है ना जी, तो इसीलिए वहां कोई वायुमंडल नहीं है, समझ गए। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत ही ज्यादा इजी, एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ठीक, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलके जो है क्या किया था, मगध का जो राजा था उस समय धनानंद नंद वंश के थे, उनको हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उनके बेटे जो थे वो बिंदुसार, ठीक है, और फिर सम्राट अशोक उनका पोता था, और फिर बृहद्रथ इस वंश के सबसे आखिरी राजा थे, ठीक, समझ गए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बौद्ध शिक्षा प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। कौन नहीं था, विक्रमशिला था, नालंदा था, वल्लभी भी था, नागपुर नहीं था। तो प्राचीन भारत में नालंदा यानी बिहार, विक्रमशिला यानी बिहार और वल्लभी गुजरात, और बौद्ध धर्म और दर्शन की पढ़ाई के लिए पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के रूप में मशहूर थे, जहां विदेशी छात्र भी आते थे। नागपुर जो है महाराष्ट्र प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का ऐसा कोई मुख्य प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। वहीं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2023 के विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। तो किसने की थी जी, स्विट्जरलैंड ने की थी, स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, यही तो पूछा है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो विटामिन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, पानी में घुलने वाले विटामिन, ठीक, बी और विटामिन सी एल, विटामिन सी, और फैट ऑयल में घुलने वाले जो होते हैं विटामिन ए डी ई के, ठीक है, इसको केरा कहते हैं, इसको केरा नाम से याद रखिएगा, कहते नहीं है, ठीक है। और विकल्प में नहीं दिया गया है सी और बी, तो इसीलिए नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, डी इसका सही आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। इनके बाद कौन बने थे जी, राजेंद्र प्रसाद बने थे, बी, ठीक है। तो साल 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो गए थे, उसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके अचानक हटने के बाद पैदा हुए संकट को संभालने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, ठीक है। वहीं 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां साथ साथ होंगी। देख लीजिए रीजनिंग क्वेश्चन कितना पूछा है। सही आंसर है 2:10 10:11 पे, ठीक है, समझ गए। तो जब घड़ी में ठीक 2 बजते हैं तो क्या होता है, तो घंटे वाली सुई जो है वो 2 पर होती है और मिनट वाली 12 पर होती है, यानी दोनों के बीच 10 मिनट की दूरी होती है। मिनट वाली जो सुई है सुई को घंटे यानी वाली सुई को पकड़ने के लिए उसके साथ साथ आने के लिए 10 मिनट की दूरी तय करनी होगी। घड़ी की सुइयां जो है वो हर मिनट में 12/11 गुना सापेक्ष में गति करती है, रिलेटिव स्पीड से चलती है, इसीलिए सही समय जो है निकालने का फॉर्मूला क्या होगा,
10 इंटू 12/11, तो यहाँ 2 बजे हैं, 10 मिनट हुआ है, तो क्या होगा 10 इंटू 12/11 इक्वल टू कितना होगा 120/11। अजय चलिए लिख के बताता हूँ, 10 इंटू 12/11, ठीक है। तो अगर इसको हम करेंगे तो इतना आ जाएगा, आएगा ना जी। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10/11। सही आंसर क्या होगा, यही होगा ना जी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है। बी, ठीक है, 91 संवैधानिक संशोधन ने। तो पहले नेता अपनी मर्जी से बहुत सारे विधायकों को क्या करते थे, खुश करने के लिए मंत्री बना देते थे। इसे रोकने के लिए साल 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत नियम बनाया गया कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या वहां की विधानसभा की कुल सीटों की 15% से ज्यादा नहीं हो सकती और कम से कम 12 मंत्री होने जरूरी है। कम से कम 12 और 15% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, कहता है मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफेलीज मच्छर वाहक है किसकी। जी, ए है इसका आंसर, एन्सेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस का, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि मादा एनोफेलीज जो होती है मच्छर काटने से मलेरिया होता है, लेकिन इसके अलावा यह मच्छर जो है फाइलेरियासिस यानी वुहेरिया बैनक्रॉफ्टी कहते हैं इसको, परजीवी होता है, वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है, बैनक्रॉफ्टी परजीवी होता है। इसके कारण होने वाला जो हाथी पांव होता है जिसको फाइलेरिया कहते हैं, ठीक है, इस रोग का भी ये क्या होता है, वाहक होता है। कुछ खास तरह के एन्सेफेलाइटिस होती है, दिमागी बुखार के वायरस, ठीक, को ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला सकता है, वाहक की तरह काम करता है। डेंगू मच्छर जो है, डेंगू जिससे फैलता है वो एंडीज मच्छर से फैलता है, इसलिए डेंगू वाले विकल्प गलत है, ठीक। दोनों ऊपर वाला जो है ए वही सही है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। जी, इमैनुएल मैक्रोन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म जो है करेक्ट पेयर को चुनिए। तो तृतीय वर्ष योजना वैश्वीकरण पर ध्यान, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुई तो कृषि पर ध्यान, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है उद्योग पर ध्यान, चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान। इनमें से कौन सही युग्म है बताना है आपको, ठीक है। तो वो है बी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई वो कृषि पे ध्यान दिया गया था उसमें, ठीक है। तो 1947 में आजाद हुआ था हमारा देश, तो देश में अनाज की भारी कमी थी, इसलिए 1951 में ही पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है, 5 ईयर प्लान। सबसे ज्यादा जोर जो है इसमें एग्रीकल्चर और सिंचाई पर दिया गया था, ताकि देश में जो है खाने के मामले में आत्मनिर्भर सबसे पहले बने। नहीं तो अमेरिका से गेहूं आता था छटा उटा एकदम खराब सा, ठीक। तो विकल्प एक बी जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट की पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है बताइए। जी, ए है इसका, टारस, ठीक है। एशिया माइनर आज के तुर्की में पड़ता है, ठीक है, और जो तुर्की का इलाका है, देश का जो इलाका है उसी को कहते हैं। तुर्की के दक्षिण हिस्से में जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, उसके तट से सटा हुआ है, वहां टारस पर्वत श्रृंखला है, ठीक, समझ गए। और पोंटिक पर्वत जो है वो तुर्की के उत्तर में काला सागर के पास है, एलबुर्ज जो है वो ईरान में है और किरथर जो है वो पाकिस्तान में है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 2026 में आयोजित होने वाली 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है। जापान को मिली है, ठीक है। तो 20वें एशियाई खेल जो एशियन गेम्स होने वाले 2026 में वो जापान के आइची नागवा में होने वाला है और क्षेत्र में होने वाला है, आयोजित के लिए निर्धारित किया गया है। जापान इससे पहले जो है 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में इन खेलों की सफल मेजबानी कर चुका है।
49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी किस देश ने की थी? तो चीन ने की थी। ठीक है, वहीं 50वां क्वेश्चन यानी लास्ट हमारे डिस्कशन का क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी पौधे के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? ठीक है, तो किस भाग से होता है जी? इनमें से कोई नहीं, समझ गए? इनमें से कोई नहीं, बीज, सूखा आधार, सूखी जड़, कोई नहीं। तो विज्ञान की भाषा में अगर कहें तो हल्दी के पौधा जो है वो जड़ नहीं बल्कि जमीन के अंदर बढ़ने वाला एक रूपांतरित तना है, मॉडिफाइड स्टेम है, जिसे परकंद कहते हैं, राइजोम कहा जाता है। इसी परकंद को सुखाकर और पीसकर रसोई के इस्तेमाल होने वाला जो पीला हल्दी पाउडर बनाया जाता है। चूंकि विकल्पों में तना और परकंद बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का डिस्कशन। इसके अलावा अभी हम 51 से लेकर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और इसमें हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं, 140 नहीं, क्योंकि इसमें रीजनिंग पूछा है, मैथ्स तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए तैयार रहिए, आज इसको देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।